हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, अपना गेट का एग्जाम बहुत पास है और लास्ट में अभी जितना टाइम बचा हुआ है सारे ही एस्पिरेंट्स रिवीजन कर रहे होंगे। सो इस वाले वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि जब आप हर एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, सो हर चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में। ठीक है, तो मैं बस ये चाहती हूँ आप रिवाइज करना स्टार्ट करें। तो जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको रिवाइज तो सारे चैप्टर्स ही करने हैं, लेकिन उन चैप्टर्स में से इन वाले टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है। आप अच्छे से देख लो कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं और किस तरह से पूछते हैं। थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है कि बाकी सबको अगर आप फटाफट से पढ़ रहे हो, इनको थोड़ा सा देख के लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पता है गेट के एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉर्मल अपने फ़ोन वाले कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं पूरे साल और वो एग्जाम में ऐसे चले जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कैलकुलेटर आपको दिया जाता है कि आप लेंथी कैलकुलेशंस को वहाँ पे कर लें, तो आपको यूज़ करना भी आना चाहिए। वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल कैलकुलेटर से। ठीक है, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है चैनल पे, उस वीडियो का लिंक मिलेगा आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि हमें यूज़ करना आता है, मैं आपको बोलूँगी फिर भी एक बार चेक करना। उसमें जो MS होता है, MR होता है, MC होता है, इतना बड़े अलग अलग फंक्शंस हैं। अगर आपको ये अच्छे से यूज़ करने आए, आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। तो एक बार जाके वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो गेट एग्जाम में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ना टाइम को मैनेज करना सीखें। हालांकि टाइम कम बचा हुआ है अभी, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को लगता है कि हम ना पूरा डेरिवेशन करके फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, फिर उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि डेरिवेशन करने का टाइम नहीं मिलता गेट एग्जाम में, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप ऐसे ना, जैसे आप रिवाइज करोगे लास्ट में, ट्राई करिए आपको डेरिवेशन निकाल के फॉर्मूला डिराइव ना करना पड़े, आपको डायरेक्टली याद हो वो फॉर्मूला। ठीक है, और इसके अलावा हाँ, नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको, क्योंकि गेट में नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है और 0.51 मार्क्स से भी रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो टॉप 100 टॉप 50 टारगेट कर रहे हैं, आप ट्राई करिए नेगेटिव मार्किंग से बचना है बस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनिक से, तो आपको ना जनरली ऐसे क्वेश्चन एनईटी में देखने को मिलते हैं कि इनमें से कितने कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं, कितने एंटी एरोमेटिक हैं, कितने नॉन एरोमेटिक हैं। तो बेसिकली आपको कंपाउंड को देख के पहचानना आना चाहिए, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर की, तो वहाँ से क्या होता है, मैंने पहले लिखा है कि रिलेशनशिप बिटवीन कंपाउंड्स, यानी कि आपको बताना जो कंपाउंड आपको गिवन है वो डायस्टीरियोमर्स हैं आपस में, या फिर एनेंटियोमर्स हैं, या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, और इसके बाद एक आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है जहां आपको बताना होता है कि HA और HB में क्या रिलेशनशिप है, मतलब वो डायस्टीरियोटॉपिक है, एनेंटियोटॉपिक है। इसके अलावा मुझे अभी माइंड में आ रहा है सिंपल RS नोमेनक्लेचर निकलवाना भी आपसे पूछते हैं, तो आपको वो भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो स्टीरियो में ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, तो जनरली आपको कार्बीन और कार्बोकैटायन के ऊपर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर बार देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स रिवाइज कर लिया है, रिवाइज करने वाले हैं, तो आप ध्यान रखिए जो भी कार्बीन के रिएक्शंस है ना, उनको थोड़ा सा अच्छे से गो थ्रू करना है। और ऐसे ही जो कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट्स हैं उनको भी देख लेना एक बार। ठीक है, कब रिंग ओपनिंग होगी, किस तरह से होने वाला है, कैसे हाइड्राइड शिफ्ट होगी, इन सब का आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के अंदर ना एक टॉपिक अपना रहता है रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस का, कि 2 कंपाउंड आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन से वाले का सॉल्वोलिसिस फास्ट होगा, जिसमें हम NGP यानी कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी यूज करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेवरेट टॉपिक है गेट वालों का, तो आपको इसको पढ़ के जाना है। इसमें जितने भी केसेस बनते हैं आप उसको देख के जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पहले तो ऑलमोस्ट हर साल पूछते थे, अभी थोड़ा सा ऑल्टरनेट पूछ रहे हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि क्रैम्स रूल के अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रोडक्ट बताना होता है। तो क्रैम्स रूल लगाए कैसे हम बताएंगे, या फिर एंटी क्रैम यानी कि जो क्रैम्स चिलेट मॉडल होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, होक्स मॉडल होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके ऊपर, इन तीनों में से किसी एक के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है गेट एग्जाम में, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया है रिएजेंट्स में बेसिक ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। जैसे अगर हम बात करें CSIR नेट की, वहाँ पे आपको कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे रिएजेंट्स देने को मिल जाते हैं जो हमने देखे नहीं होते पहले कभी, मतलब ऐसे कुछ भी उठा के दे दिया, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बहुत सारी चॉइस होती है। बट गेट एग्जाम में क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वहाँ पे ना बहुत ही बेसिक रिएजेंट पूछते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके जैसे सिंपल हो गए, LiAlH4 हो गया, NaBH4 हो गया, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता है कि NaBH4 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर देगा कार्बोनिल कंपाउंड्स को। ठीक है, लेकिन मान लो एक ही क्वेश्चन में 2 डाल दिए, एक तो NaBH4 डाल दिया, एक अपने पास ल्यूसीज रिएजेंट, जिसमें यहाँ पे मेंशन भी किया है, जिसमें क्या करते हैं हम NaBH4 के साथ ल्यूइस एसिड यानी कि CeCl3 भी डालते हैं। तो फिर किसको रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को करेगा, कीटोन को करेगा। ठीक है, तो ये वाली चीजें होती हैं। तो रिएजेंट्स में जनरली ऐसे पूछा जाता है जो थोड़े से आसपास के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बर्च रिडक्शन की,
तो बर्च रिडक्शन में 2 केस बनते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो कैसे रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो कैसे रिएक्शन होगी। या फिर जैसे बात हम करें सल्फरिलाइड, उसमें एक स्टेबलाइज्ड वाला होता है, एक अनस्टेबलाइज्ड होता है। दोनों वाले केस में प्रोडक्ट कैसे कैसे डिफरेंट बनेगा। ऐसे अगर हम बात करें विटिक रिएक्शन में जो फॉस्फोरसलाइड होता है उसमें भी अगर स्टेबलाइज्ड है तो कौन सा बनेगा, अगर स्टेबल नहीं है तो कौन सा बनेगा। तो ऐसे जो थोड़े आसपास वाले रिएजेंट्स है ना उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये करना है कि जो बेसिक रिएजेंट है आप उनको अच्छे से रिवाइज करके जाएं। आपको अगर लग रहा है कि हमने बहुत सारे नोट्स बनाए हुए, रिवाइज समझ ना आ रहा कैसे करेंगे रिएजेंट्स को, तो मैंने अलग से रिएजेंट्स की एक प्लेलिस्ट बनाई थी चैनल पे, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहां से आप चेक करिए। कुछ नहीं करना, वीडियो आपने प्ले करनी है, उसको 2x में चला दो, आपके रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स भी कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे रिएजेंट का ध्यान देना जो थोड़े से पास में है। ठीक है, वो पूछते हैं बहुत। और इसके अलावा कपलिंग रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल आपका लेट्स से कुमाडा कपलिंग हो गई, या फिर आपका सोनोगशिरा कपलिंग हो गई, या फिर हैक रिएक्शन हो गई। तो ये कपलिंग रिएक्शंस हैं, सारे सिमिलर दिखती हैं, बट ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप कपलिंग रिएक्शंस पक्का रिवाइज करके जाएंगे। ठीक है, इसके बाद पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब ना मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, आप कहोगे पूरा चैप्टर ही लिख दिया है ना। तो एक्चुअल में क्या है, अगर आपने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए वेस्ट है, ये कोई फायदा नहीं, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए अलग से रूल्स होते हैं, अलग से रिएक्शंस होती हैं। लेकिन जिसने पढ़ा है ना पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप ना सबसे ज्यादा फोकस ये करना कि आप रिएक्शन को देख के ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि इसमें डील-सेल्डर रिएक्शन होने वाली है, या फिर इसमें 1,3 साइक्लो एडिशन होगी, या फिर इसमें इन रिएक्शन होगी, सिग्मा ट्रॉपी रिएक्शन में कैसा सबस्ट्रेट आपका दिखता है। तो मेन पॉइंट ये है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन गेट वालों का बहुत ही फेवरेट टाइप का टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 से 3 हमेशा देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हर टाइप के रिएक्शंस, जैसे आपके डील-सेल्डर रिएक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, इन रिएक्शन हो गया, इन रिएक्शन में प्रॉब्लम ये कि पता ही नहीं चलता इन रिएक्शन है। तो आपको मैं एक टिप दे रही हूँ कि एग्जाम में अगर आपको लगे कि कोई रिएक्शन है सिंपल, देखने में सिंपल लग रही है बट समझ ना आ रहा कैसे स्टार्ट होगी, तो आप सोचना एक बार कि शायद ये इन रिएक्शन हो सकती है, फिर आप कर लोगे। ठीक है, तो इन रिएक्शन भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, उसको पढ़ लेना। ऐसे ही सिग्मा ट्रॉपिक में सबस्ट्रेट कैसा दिखेगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक में कैसा दिखेगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जिसने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से रिवाइज करके जाना। जो आप रिवाइज कर रहे हैं तो उस टाइम फोकस करना कि आप कैसे पता लगाओगे जो सबस्ट्रेट दे रखा है उसमें किस तरह की रिएक्शन होगी। कि अगर सपोज हम बोल रहे हैं कि 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है, तो उसमें सबस्ट्रेट कैसा दिखेगा, तो आपको पहचानना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से रिवाइज करके जाना। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ऑलमोस्ट हर बार एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना होता है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से जो डेटा दे रखा है उससे कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, और डेटा जो दे रखा होता है जनरली उसमें 1H NMR की केमिकल स्टेट वैल्यूज होती है, कार्बन 13 NMR की होती है, IR वैल्यूज होती हैं, इनसे आप निकाल सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको टाइम ना मिले पूरा चैप्टर रिवाइज करने का, तो आप एक काम जरूर करेंगे, जो 1H NMR की वैल्यूज होती हैं कि सपोज अगर हम बोल रहे हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, मतलब एसिटाइलिन वाला H है, तो उसकी वैल्यू कितने पे आएगी, या फिर एल्डिहाइड वाला H है उसकी कितने पे आएगी, आपको ये रिवाइज करके जाना है। इसके साथ साथ अगर बात करें कार्बन 13 NMR की, तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो कितने पे पीक आएगी, आपको ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो कहाँ तक पीक पहुंच सकती है, इनको रिवाइज करके जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो IR वैल्यूज हैं, जो चार्ट होता है पूरा कि एल्डिहाइड वाले की यहाँ पर आएगी, एस्टर की यहाँ पर आएगी, ईथर यहाँ पर होता है, आपको अच्छे से रिवाइज करके जानी है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज। ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा गेट में ना जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके ऊपर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है कि आपको सपोज 3-4 कंपाउंड दे दिए, बताना है कि सबसे ज्यादा किसी को सबसे कम कौन से होगा, आपको ऑर्डर उसका लगाना होता है। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको IR जो वैल्यूज सारी पता हो, और थोड़े जो पैरामीटर्स होते हैं कि अगर हम पाई बॉन्ड लगा देते हैं, कॉन्जुगेशन लगा देते हैं, कैसे चेंज आएगा उसकी वैल्यूज में, वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैंने ना लास्ट में लिख दिया कैरियोथेरस चैप्टर 2, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक पूरा जब देख रही थी एनालिसिस के टाइम पे, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि चैप्टर 2 जो है कैरियोथेरस वाली बुक का, वहां से ऑलमोस्ट हर बार 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। और चैप्टर 2 तुमने करवाया भी हुआ है चैनल के ऊपर। ठीक है, इसलिए जो कैरियोथेरस का चैप्टर 2 है ना, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर आपको लग रहा है आप रिवाइज करने का टाइम आपके पास अवेलेबल है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी वीडियो प्ले कर देनी है। आप ऑलरेडी ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें कुछ कुछ वैसे भी होंगी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ रिवीजन हो जाएगी। तो अगर आपके पास टाइम हो इतना और आप कर पाए, तो जो कैरियोथेरस वाली बुक है जिसका 2nd चैप्टर है आपको रिवाइज करना है, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सिर्फ आप 2x पे प्ले करके वीडियो देख लो, आपकी रिवीजन हो जाएगी। और मैं गारंटी से बोल रही हूँ 2 से 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार देखने को मिल जाता है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो अगर टाइम मिले आपको, आप कर पाए, तो चैप्टर 2 जरूर देख लेना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, सो केमिकल काइनेटिक्स हमें लगता है बहुत छोटा चैप्टर है, या फिर एग्जाम में नहीं पूछते हैं। हमें लगता है थर्मोडायनामिक्स और क्वांटम में बड़े चैप्टर यही पूछते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। काइनेटिक्स भी गेट का काफी फेवरेट है,
जैम हो गया, गेट हो गया, ऐसे एग्जाम में काइनेटिक्स बहुत पूछते हैं, तो आपको काइनेटिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, उसको बिल्कुल भी ऐसे अंडरमाइन नहीं करना कि मतलब यहाँ से पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बियर लैम्बर्ट्स लॉ, जिसमें आपसे एब्जॉर्बेंस पूछ सकते हैं, ट्रांसमिटेंस पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। इसके अलावा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से आपको फॉर्मूले डायरेक्टली याद होने चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, डेल्टा एस आपसे पूछ सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन हो गया, इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। इसलिए मैं कह रही हूँ डेरिवेशन अवॉइड करना, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसके बाद कैलकुलेशन आपकी होती है जो आप कैलकुलेटर पे कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अर्हेनियस इक्वेशन से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसको घुमाते फिर आते हैं। और साथ में जैसे कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस हो गई, पैरेलल रिएक्शन हो गई, यहाँ से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं गेट एग्जाम में, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, बट उसके लिए आपको कैलकुलेटर मिल ही रहा है, तो इन पे आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर बात करें सरफेस केमिस्ट्री की, तो वहाँ से भी लैंगम्यूर आइसोथर्म, जिसमें हमारे पास डिसोसिएटिव और नॉन डिसोसिएटिव दोनों केसेस आ गए, और साथ में एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया निकालेंगे, जो फॉर्मूला होता है उसमें अलग अलग टर्म्स होती हैं, तो उनमें से कोई भी टर्म आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको वो निकालना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलीमर की, तो पॉलीमर चैप्टर वैसे बहुत छोटा है, बट यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको, हर बार एक क्वेश्चन अगर देखने को मिल रहा है मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कुछ नहीं करना, जो मोलिकुलर वेट निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, आपने वो सारे फॉर्मूले रिवाइज करके जाने हैं, डेरिवेशन में बिल्कुल नहीं जाना है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप रिवाइज करके जाएंगे। इसके बाद आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो ई सेल कैलकुलेट करना नर्स्ट इक्वेशन से, वो आपको आनी चाहिए, और साथ में उसकी एप्लीकेशंस, डेल्टा एच की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट करवाता है एग्जाम में, डेल्टा एस हो गया, डेल्टा जी हो गया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें जो नॉर्मल अपनी जैसे फैराडेज लॉ हो गया, इसमें क्या होता है, फैराडेज लॉ में बेसिकली आपसे पूछा कितना करंट पास किया गया, इतने टाइम के लिए पास किया गया, आपको बताना है कितना कंपाउंड वहाँ पे डिपॉजिट हुआ होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ, ये नेट और गेट दोनों का ही फेवरेट है, गेट में यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करो, पक्का फॉर्मूला रिवाइज करके जाना, ठीक है। और फिर मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के ऊपर भी क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जिसमें रेजिस्टिविटी हो गया या कंडक्टिविटी हो गया, रेजिस्टेंस में और कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस, मतलब क्या रिलेशन होता है, ऐसे कुछ आपसे पूछ सकते हैं, तो बेसिक फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए। इसके बाद अगर बात करें ग्रुप थ्योरी की, तो यहाँ पर मैं लिखा है पॉइंट ग्रुप। सो गेट में क्या होता है, डायरेक्टली आपको एक कंपाउंड देते हैं और पूछते हैं कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि SF6 का पॉइंट ग्रुप पूछा हुआ है डायरेक्टली, तो ऑलमोस्ट हर बार नहीं तो ऑल्टरनेट ईयर्स पे आपको जनरली देखने को मिलता है कि कोई कंपाउंड दे रखा होता है और उसका पॉइंट ग्रुप आपको बताना होता है, तो आपको पॉइंट ग्रुप निकालना आना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें कैरेक्टर टेबल की, तो कैरेक्टर टेबल आपको कई बार दे देते हैं और बताते हैं कि ये वाला जो कैरेक्टर यहाँ पे ABC लिखा होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको जो GOT है, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, इसके पोस्टुलेट्स आपको आने चाहिए, उसको यूज करके भी कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जनरली, तो आपको आना चाहिए वाला पोर्शन। तो कैरेक्टर टेबल को अच्छे से रिवाइज करके जाना है, और जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है कि IR एक्टिव मोड्स कितने होंगे या रमन एक्टिव मोड्स कितने होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें सॉलिड स्टेट की, ब्रैग्स इक्वेशन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपको बहुत बार देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर आपको क्रिस्टल की डेंसिटी निकालनी हो तो इसके ऊपर भी, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल जो अपने पास फॉर्मूला होता है ये वाला, इसमें ना किसी की भी वैल्यू निकलवा सकते हैं आपसे, हो सकता है मोलिकुलर वेट पूछ ले, Z पूछ ले, या फिर A की वैल्यू निकलवा सकते हैं, डेंसिटी पूछ सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला मतलब आना चाहिए, उसमें टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, और साथ में यूनिट कन्वर्जन, गेट में हमेशा आपको यूनिट्स में फंसाते हैं, तो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें थर्मोडायनामिक्स की, तो हीट कैपेसिटी पे जो फॉर्मूले हैं हीट कैपेसिटी के, आप सारे रिवाइज करके जाएंगे। ऐसे ही एंट्रोपी बहुत फेवरेट है गेट का, सो एंट्रोपी के जितने भी फॉर्मूले आपके नोट्स में हैं सारे आप रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि डेरिवेशन डिराइव करके फॉर्मूला निकालने वाला कोशिश करो कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद हो, ताकि आपका टाइम बच सके, ठीक है। इसके बाद मैक्सवेल स्क्वायर आप देख लो, जो ट्रिक्स होते हैं वो देख लो, उससे भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। और ऐसे ही थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, या फिर लास्ट में अगर बात करें स्टैटिस्टिकल थर्मो की, तो वहाँ से आपको पार्टीशन फंक्शन के फॉर्मूले एटलीस्ट याद होने चाहिए, ताकि आप अप्लाई कर पाएं। और सिर्फ फॉर्मूले याद करने से काम नहीं चलेगा, जो टर्म्स उसमें है उसका आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए, कैलकुलेट करनी भी आनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर बात करें क्वांटम की, सो क्वांटम में ना बहुत ही मतलब हर बार क्वेश्चन वो चेंज कर देता है अलग अलग टॉपिक से, बट हाँ ये देखा गया है कि जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंट है। ऑपरेटर्स बहुत कॉमनली पूछते हैं, और हाइड्रोजन एटम नोट्स कैसे निकालेंगे, रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है।
ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, बट मैं ये कह रही हूँ कि इन क्वेश्चन इन टॉपिक से जनरली क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है कि अगर क्वेश्चन आया तो आपने फ्रेशली उसको रिवाइज किया हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आगे फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ये चैप्टर भी काफ़ी फेवरेट है गेट का, बहुत क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब अगर बात जैसे मान लो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसमें इस वाले लेवल में इतने पार्टिकल्स है, इस वाले में इतने हैं, प्रोबेबिलिटी निकलवा सकते हैं आपसे। ठीक है, इसके साथ साथ जे मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना, इसमें टेम्परेचर जो आता है टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन्स, हॉट बैंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, तो वहाँ पे आपको जनरली यही क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, आपको बताना इसकी शेप क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उसमें ये पूछ लिया कि इसमें से कौन सा ऐसा जो टीबीपी ज्योमेट्री का है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी निकालना आना चाहिए। अगर बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन तो है ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो कोऑर्डिनेशन में CFSE कैलकुलेट करवाना, न्यूमेरिकल यानी कि एनएडी टाइप में भी पूछ सकते हैं, डेल्टा नोट कैलकुलेट करवा सकते हैं, फिर ऑर्डर अरेंज करवा सकते हैं। ऐसे ही रेगुलर डायग्राम से क्वेश्चन बन सकता है, आपको अच्छे से रिवाइज करना है इसको। कौन से वाले कंपाउंड ज़्यादा इंटेंस कलर के होंगे, ये पूछ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ट्रांसफर, मतलब किसमें मेटल टू लिगेंड हो रहा है, किसमें लिगेंड टू मेटल है, किसमें सिंपल हम लेपोर्टे अलाउड देख रहे हैं, किसमें स्पिन फॉरबिडन या अलाउड है। इसके बेसिस पे आपसे कंपाउंड्स के कलर की इंटेंसिटी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आइसोमेरिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है ऑलमोस्ट हर बार, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस हैं, उनको भी अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, हाँ, एक और टॉपिक रह गया जो वाटर एक्सचेंज है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं ना वाटर एक्सचेंज, उसको एक बार देख लेना कि कौन से वाले लिबाइल होते हैं, कौन सा इनर्ट होते हैं, उसके बेसिस पे आपको वाटर एक्सचेंज भी देख के जाना है। अगर बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, सो जनरली एग्जाम्स में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वेटेज बढ़ रही है, मतलब इस चैप्टर की वेटेज बढ़ रही है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। बहुत सारे टॉपिक या बहुत सारे क्वेश्चन तो वहीं से कवर हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, निकालनी भी आनी चाहिए। ठीक है, सोचे से रिवाइज करके जाना। इसके बाद अगर बात करें OMC, वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपके नोट्स में आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है, पढ़ा ही होगा, मेटल कार्बोनिल्स के जितने भी रिएक्शंस हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके साथ साथ जो बोरेन्स का स्ट्रक्चर कैसा, कौन सा नीडो स्ट्रक्चर है, कौन सा क्लोजो स्ट्रक्चर है, आपको ये निकालना आना चाहिए। इसके साथ साथ जो मैकेनिज्म्स हैं, इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ऑलमोस्ट हर बार आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, इनमें से किसी में भी आ जाए। हो सकता है आपसे ऑक्सीडेटिव एडिशन पूछे, रिडक्टिव एलिमिनेशन पूछ सकते हैं, ट्रांसमेटलेशन पूछ सकते हैं, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पूछ सकते हैं, तो आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो वहाँ से G पैरेलल और G परपेंडिकुलर की वैल्यूज पूछ सकते हैं, किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, या फिर आपको ये भी निकालना आना चाहिए। अगर आपने पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रम में ESR, तो फिर ESR लाइंस निकालते कैसे, आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर बात करें बायो इनऑर्गेनिक की, मैंने कुछ तो टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर दिए, बट अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया है फिर तो बात ही खत्म। लेकिन अगर आपने ये चैप्टर किया हुआ है, तो जब रिवाइज करेंगे कोशिश करना पूरा चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि ना टॉपिक्स बार बार रिपीट नहीं हो रहे, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है बट इजी आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये कि आप पूरा रिवाइज करके जाएं, ताकि आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं। और लास्ट में मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। हम सोचते हैं कि SN1 SN2 तो बेसिक है, 11 12 के टॉपिक है, नहीं आएंगे, लेकिन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन अच्छे से कवर करके जाएं। इसके बाद ये सारे टॉपिक्स हमने देख लिए हैं। तो इस वाली वीडियो को रिकॉर्ड करने का सिर्फ इतना ही मोटिव था कि आपको ये समझ में आए कि हर चैप्टर में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देकर रिवाइज करना है। ठीक है, सो बस यही करना है कि बाकी आपकी रिविजन अच्छे से होनी चाहिए। लास्ट वाले टाइम पे अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं, आपको कोई भी नया टॉपिक या नया चैप्टर कवर नहीं करना है। जितना आपने कवर किया हुआ मान लो कि वो सफिशिएंट है, उसी को अच्छे से रिवाइज करना है। जितनी ज़्यादा रिविजन करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।